हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे नीट का एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 35-40 डेज़ के करीब हमारे पास बचे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले। तो रोज़ ही लगभग बच्चे मेरे पास आते रहते हैं कि सर लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फिज़िक्स प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे लगा ये चूँकि एक ये बच्चों में कॉमन कंसर्न है, तो इसके लिए एक कलेक्टिव वीडियो बनाया जा सकता है, मतलब एक ऐसा वीडियो बनाया जा सकता है जो सबकी हेल्प कर सके। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जैसे वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 140, 150 प्लस आ रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो कुछ खास कंसर्न का नहीं है, उनके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा। ये वीडियो मेनली उनके लिए है, जिनका एक बात कि जिनका सिलेबस तो खत्म हो चुका है, बट उनका कुछ भी करने के बावजूद भी फिजिक्स में मार्क्स 40, 50, 60 से ऊपर नहीं जा रहे। 50-60 मार्क्स पर 65 मार्क्स पर वो अटक गए। और जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मतलब ओवरऑल जो नीट स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत रहती ही है। बट अगर आप फिजिक्स में स्कोर कर ले जाते हैं तो आप बाकी बच्चों से अपनी रैंक को मतलब आगे लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी ज़्यादातर बच्चों का मार्क्स अच्छे आए होंगे, तो अगर आप फिजिक्स में उनसे बेटर परफॉर्म कर देंगे तो आपकी रैंक ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बता दिया ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ इसमें कोई भी मैं आपको शॉर्टकट ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, तो अगर आप कोई इस चीज़ के लिए वीडियो देख रहे हो तो अभी भी आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका अगर सिलेबस खत्म करने के बावजूद भी 50, 60, 70 मार्क्स तक रह जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दिक्कत क्या हो रही है। या फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। बेसिकली आपकी लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले आप काम करिए कि सारे चैप्टर्स जो हैं, उनमें से उन चैप्टर्स को हमको सेलेक्ट करना है, जो कम मेहनत पे हमको ज़्यादा मार्क्स देंगे। दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, कि कम मेहनत पे हमको ज़्यादा मार्क्स वो दे देंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडर्न फिज़िक्स है हमारा। 4 चैप्टर्स हैं आपके उसके डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। चारों चैप्टर में आप देखेंगे अगर तो आपका एफर्ट देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू अदर चैप्टर उतना एफर्ट भी नहीं लग रहा, बट श्योर शॉट इससे आपको 6 से 7 सवाल आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिल ही जाएँगे। तो ये उसको प्रिपेयर करना आसान है। और एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स है, तो एक सवाल आता है 2 घंटे में प्रिपेयर हो जाएगा आपका। यूनिट एंड डायमेंशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं डायमेंशन के या एरर के या फिर मेज़रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के। तो या फिर आपके हो गए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, डायरेक्टली इसको बहुत कम मेहनत में आसानी से तैयार किया जा सकता है। तो पहले आप इन चैप्टर्स की एक लिस्ट बना लीजिए। इन चैप्टर्स की आपने लिस्ट बनाई कि हाँ, पहले मुझे इन चैप्टर्स को कवर करना है। देन इसमें करना क्या है आपको? आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, आपको क्लास नोट्स मिले होंगे। आप अपने वो लीजिए, कोचिंग के मॉड्यूल लीजिए और 37 ईयर अपनी पीवाईक्यू बुक उठा लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्लास नोट्स रिवाइज़ करना है। हालाँकि आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी आप लास्ट मंथ में पहली बार ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। आप एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, ब्लैंक पेपर पे आप लिखना शुरू कर दिए, हेडिंग डाल दी ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में आपको क्या-क्या याद आता है? मान लीजिए आपको याद है, हाँ भाई न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशन का, ये है, Gm1m2 आर स्क्वायर। इसके बाद आपको याद है हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके वेरिएशंस होते हैं डेप्थ के साथ, हाइट के साथ और समझ लीजिए उसके रोटेशन के साथ। तो मान लीजिए आपको डेप्थ और हाइट का फॉर्मूला तो याद आया, बट रोटेशन की वजह से जो वेरिएशन होता है वो आपको नहीं याद आया। मतलब आपको पता चल गया कि एग्ज़ाम में भी आपको उस फॉर्मूले के भूलने की टेंडेंसी ज़्यादा है। फिर आप आगे गए, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड आप कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। उसके बाद आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, केप्लर्स लॉ लिख रहे हैं। तो आप जैसे लिखते जाएँगे, पहली बात तो आप कुछ टॉपिक भी स्किप कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा ये चैप्टर में टॉपिक भी था। या फिर कुछ जगह कहीं जैसे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं तो आप आर स्क्वायर कर देंगे, कहीं पे प्लस साइन का माइनस साइन कर देंगे। तो एक बार आपने बिना कुछ चैप्टर रिवाइज़ किए, आपने पहले उसको मुश्किल से मुश्किल 10 से 12-15 मिनट में आप उसको लिख लेंगे। देन आप क्लास नोट्स पे जाइए, क्लास नोट्स से देखिए कि हाँ, आपको क्या-क्या भूल रहा था, क्या आपने गलती की। जो आपने गलती की उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करिए। फ़ॉर्मूले फ़ॉर्मूले की एक लिस्ट बना लीजिए, शॉर्ट फ़ॉर्मूले लिस्ट बना लीजिए, उसको याद करिए आप, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जा सकते हैं। तो फ़ॉर्मूले एटलीस्ट 50-60 नंबर आपके आ रहे हैं, तो मतलब अभी तो यही रिकमेंड करूँगा कि फ़ॉर्मूलेज़ को याद करिए। कोचिंग के मॉड्यूल पे जाइए, कुछ ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए हर एक टॉपिक के, फिर पीवाईक्यू अटेम्प्ट करिए।
पीवाईक्यू के वो क्वेश्चन मोस्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हेवी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते। 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम में कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के ही होते हैं जिसमें आपको जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज़ एंड यू विल गेट द आंसर। आपको आराम से वैल्यूज़ अगर आपको पता चल गया, सिर्फ़ आप ये पता कर पाए कि उस क्वेश्चन में आपको कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने गिवन वैल्यूज़ देख ली, आपने फ़ॉर्मूला अप्लाई किया, आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं की, आप श्योर शॉट आंसर तक पहुँच जाएँगे। तो एक तो पहले आपने सब लो हैंगिंग फ्रूट्स आपने कैच कर लिए। तो श्योर शॉट है कि आपके मॉक में नंबर थोड़े बहुत तो बढ़ने लग जाएँगे। दूसरी बात दूसरी बात आपको ये करनी है कि अब जैसे आप प्रैक्टिस भी करने बैठ रहे हैं, ये तो हो गया, इस एक-एक चैप्टर की बात रही। मान लीजिए आपको थोड़ा और समय निकाल कर के बैठना पड़ेगा, तो आपको मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जैसे कि आपने रोज़ आप अपने प्रैक्टिस का शेड्यूल बना के रखा है कि रोज़ मैं 30 से 40 सवाल मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो 30 से 40 सवाल ऐसा मत करिए कि एक ही चैप्टर पकड़ लिया, आज मैकेनिक्स के न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन के ही सवाल लगा रहे हैं, ऐसा मत करिए। जभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जैसे कभी 40 सवाल लगा रहे हैं तो 15 सवाल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लगा लिए, 10 मॉडर्न के लगा लिए, 10 मैकेनिक्स के लगा लिए, हीट एंड थर्मो ऑसिलेशन वेव, इस टाइप से मिक्स्ड क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे, तब आपका दिमाग क्या होगा, थोड़ा-सा वेरिड रेंज में सोचना शुरू करेगा। क्योंकि जब आपको पता हो जाता है कि अभी हाँ, यही चैप्टर पढ़ना हूँ, तो उसी के फ़ॉर्मूले पे दिमाग फ़ोकस रखता है। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले ईज़ी चैप्टर्स को पकड़िए, उनको प्रिपेयर करिए, उनकी फ़ॉर्मूला लिस्ट बनाइए, फ़ॉर्मूलों को याद करिए। देखिए छोटी-छोटी क्या गलती है, छोटी गलती मत करिए। एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट जो है बताने के लिए, मतलब बच्चों को एक ऑब्सेशन हो जाता है कि ये टफ़ क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। भाई टफ़ क्वेश्चन पूरे 45 क्वेश्चन में टफ़ क्वेश्चन कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट के लिए टफ़ क्वेश्चन आने ही वाले 5 या 6 हैं, उससे ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन आएँगे ही नहीं। तो आपके तो अगर 50-60 नंबर आ रहे हैं, तो आप वो 5-6 क्वेश्चन से कुछ भी नहीं हो रहा। और मेन बात एक और है, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप अगर उस एग्ज़ाम से बाहर हो रहे हैं, तो आप कठिन क्वेश्चन की वजह से बाहर नहीं हो रहे हैं। आप इसलिए बाहर हो रहे हैं क्योंकि आपने ईज़ी और एवरेज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ईज़ी क्वेश्चन और एवरेज क्वेश्चन भी सही कर देंगे बिना गलती किए, तो आप बहुत लोगों से आगे निकल जाएँगे, आप एक अच्छी रैंक अचीव कर लेंगे। हार्ड क्वेश्चन्स लोगों को सेग्रीगेट करने के लिए बनाए जाते हैं रैंक में, कि हाँ, ठीक है, जिसकी ठीक-ठाक तैयारी थी वो एक लेवल तक पहुँच गए। अब जो हार्ड क्वेश्चन कर पा रहा है उसकी रैंक ऊपर हो रही है। उसकी वो रैंक पुश करने के लिए है, वो सिलेक्शन के लिए नहीं है। सिलेक्शन के लिए तो आप ईज़ी और एवरेज क्वेश्चन भी तैयार करके जाएँगे तो भी आपका होगा। तो 2-3 बातें मैंने बता दी, रिवीज़न थ्रू एक्टिव रिकॉल करिए। ईज़ी चैप्टर्स पहले पकड़िए, ऐसे और भी चैप्टर्स मैं आपको बता सकता हूँ, थर्मल कर सकते हैं आप। उसके बाद आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी आप जैसे कैपेसिटर आ जाइए, फ़ॉर्मूला बेस्ड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, उसपे क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स आप देख लीजिए, टाइप्स ऑफ मटेरियल वगैरह टॉपिक, ईएम वेव्स देख लीजिए। तो इस टाइप से पहले आप ईज़ी चैप्टर्स छाँट लीजिए, उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। फ़ॉर्मूलों की बेसिक सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़िए, देखिए कुछ स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन, अब जैसे कुछ बच्चों को दिक्कत है, उनको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन से एक डर बना हुआ है। तो कोई बहुत भारी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के सवाल नीट में आने ही नहीं वाले हैं, तो आप उसको भी चलिए छोड़िए। आप सिर्फ़ थ्योरी तो आपको समझ आ रही है ना, तो थ्योरी के जैसे आप स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट टाइप 2 क्वेश्चन टाइप को सही करने की कोशिश करिए, असर्शन रीज़न को सही करने की कोशिश करिए, ग्राफ टाइप के क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए। तो ठीक-ठाक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के पूरे पेपर में 1-2 सवाल ही सिर्फ़ मिलेंगे आपको, बाकी की कोई भी सवाल उसके नहीं होंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात, गिव अप भी आपको नहीं करना है, कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा तब तक अपने मूव्स को स्ट्रैटेजाइज़ करिए। आप गिव अप नहीं करिए, तो आपके लिए चीज़ें सही होती चली जाएँगी। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। समराइज़ कर दूँ तो आपके पास 3 ही मटेरियल होने चाहिए। एक आपकी कोचिंग की नोट्स, आपके कोचिंग के मॉड्यूल 37 ईयर, और अगर कोई फ़ॉर्मूला बुक है तो वो उससे याद करिए या फिर अपना एक फ़ॉर्मूला शीट बनाइए। इसको अच्छे से करते जाइए प्रायोरिटी ऑर्डर में। सबसे पहले ईज़ी वाले क्वेश्चन्स, ईज़ी वाले चैप्टर्स रखिए, देन बाद में हार्ड वाले चैप्टर्स जो आपको हार्ड जा रहे हैं। दूसरी बात, जभी भी प्रैक्टिस करिए तो मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, एक एक्टिव रिकॉल करिए चीज़ों को, कभी भी चलते-फिरते आप सोचने लगिए हाँ, ये फ़ॉर्मूले इस चैप्टर में इस किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ इसको। उसके बाद अपनी गलतियों, जभी भी मॉक दे रहे हैं तो मॉक में मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपने गलती क्या की। जभी भी आप पेपर दे कर के आइए 3 घंटे का, लगभग 3 घंटे का
हाँ, क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं, आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दिए जाते होंगे आपके कोचिंग द्वारा। बट स्टिल आपको बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आपने क्या गलती करी। जैसे आपने मान लीजिए अटेम्प्ट किया 130-40 नंबर का, बट आपके 60 से 65 नंबर तक रह गए। तो आपने अटेम्प्ट तो किया था ना, वहाँ पे छोटी-छोटी क्या गलती करी थी? आपने कैलकुलेशन कहीं मिस कर दिया, कहीं फ़ॉर्मूला आपको याद नहीं आया, कहीं आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया। तो ये सब आप जब एनालाइज़ कर पाएँगे कि हाँ, मैंने तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाया। मैं तो यहाँ रीडिंग मिस्टेक कर दिया। यहाँ तो पूछा था रेशियो A:B का निकालना, मैं तो B:A निकाल कर के चला आया। इवन आप ये छोटी-छोटी चीज़ें भी सही करते जाएँगे ना, तो भी आप अपने रिज़ल्ट में काफ़ी इम्प्रूव कर जाएँगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आगे और वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई और स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।